आज पढ़ते हैं सेक्शन 2 के बारे में कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर में, जिसमें हम डिफिनीशंस देखेंगे, अलग अलग डिफिनीशंस जो जानने बहुत जरूरी हैं। पहला स्टार्ट करते हैं सेक्शन 2 सब क्लॉज ए, बेलेबल ऑफेंस। नाम से ही जाहिर है, बेलेबल ऑफेंस मतलब जिस ऑफेंस के लिए आपको बेल मिल सकता है। जैसे कुछ ऑफेंसेस होते हैं जिनमें पहले ही बोल दिया गया होता है कि वो बेलेबल होंगे, जो कि आपके बुक के इंडेक्स में दिए हुए हैं। पीछे जो शेड्यूल चिपकाए गए होते हैं उसमें लिखा है कि कौन सा ऑफेंस बेलेबल माना जाएगा। मीन्स एन ऑफेंस विच इज सोन एज बेलेबल, जो दिखाया गया है कि वो ऑफेंस क्या माना जाएगा, बेलेबल। मतलब अगर किसी अपराध को बेलेबल सेक्शन में दिया गया है तो उसे मांगेंगे और आपको बेल मिल जाएगा। जैसे जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत, मतलब उस दौरान जो कोरोना में जो लोग घूम रहे थे, है ना, बिना मास्क के, बिना तैयारी के, तो वो भी एक अपराध है। लेकिन क्या वो एकदम मतलब ऐसा अपराध है कि उसके लिए बिल ना दिया जाए? ऐसा तो अपराध नहीं है। कोई मर्डर नहीं है, कोई किडनैपिंग नहीं है, छोटा मोटा अपराध। तो जो अपराध छोटे मोटे होते हैं, मतलब कम संगीन हो। कैसे हो? कम संगीन मतलब होता है ना, मतलब सनसनीखेज कि देखिए हुआ है मर्डर, है ना, इस टाइप का तो अपराध नहीं है, छोटा मोटा अपराध है, तो इसके लिए वो बेलेबल है। इन द फर्स्ट शेड्यूल में लिखा गया है कि कौन कौन से ऑफेंसेस क्या माने जाएंगे, बेलेबल। और विच इज मेड बेलेबल बाय एनी अदर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, या कोई और अपराध जो कि बेलेबल माना जाए। जैसे चेक बाउंसिंग का जो केस होता है, मान लो तुमने मुझे एक चेक दिया कि सर इस मंथ का फीस आपका चेक से, और चेक बाउंस हो गया, तो तुमने क्या बहुत बड़ा अपराध कर दिया है? अपराध है, लेकिन बहुत बड़ा अपराध नहीं है। इसके लिए कोई सजा इसीलिए कोई सजा नहीं है, ऐसा नहीं है। सजा मिलेगा, 1000 रुपये हमको देने होंगे आपको। अच्छा, लेकिन इसके लिए आपको जेल में 1 दिन 2 दिन बिताना पड़े, ऐसा अपराध नहीं है। आपको बेल दिया जा सकता है। कोर्ट आपसे एक सिक्योरिटी मनी ले लेगा, 500 रुपये, 1000 रुपये, और आप कहेंगे कि जब जब मामला होगा, जब जब डेट होगा तब हम आएंगे। तो इतना संगीन अपराध नहीं है, तो बेलेबल है। तो जो अपराध ज्यादा संगीन नहीं होते हैं और जो कि सीआरपीसी के फर्स्ट शेड्यूल में मेंशन्ड है कि वो अपराध बेलेबल माने जाएंगे, वो बेलेबल होता है। ठीक है, कुछ एग्जांपल देख लिया जाए तब ज्यादा क्लियर हो जाएगा, है कि नहीं? जैसे सेक्शन 193, अगर आप किसी कोर्ट प्रोसीडिंग में झूठ बोलते हैं, गलत एविडेंस देते हैं, झूठा एविडेंस देते हैं, तो ये एक अपराध है। लेकिन ऐसा अपराध नहीं है जिसके लिए आपको फांसी दे दिया जाए। तो इसे बेलेबल में रखा गया कि आपको बेल दिया जाएगा। पहले ये समझे कि बेलेबल होता क्या है। बेल क्या होता है? बेल मतलब होता है कि ऐसा नहीं, मतलब जैसे पहले दिन तो कोर्ट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप दोषी हैं या निर्दोष। कर सकता है कोर्ट डिसाइड? नहीं, पहले दिन नहीं कर सकता। तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट कहेगा कि ठीक है, हम तुमको बेल पे छोड़ते हैं, तुम एक 500 रुपये या 1000 रुपये जमा करो, और तुमको क्या करते हैं, बेल पे छोड़ते हैं। एक सिक्योरिटी अमाउंट ले लिया और तुमको छोड़ते हैं। तुम हर डेट पे आना, फिर केस की सुनवाई होगी और देखा जाएगा कि आपने कोई क्राइम किया है कि नहीं। छोटे छोटे केसेस में, जैसे चेक बाउंसिंग, ये फॉल्स एविडेंस देने का, ठीक है। लेकिन अगर आपने मर्डर किया है, किडनैपिंग किया है, तो आपको बेल थोड़ी दे देगा। आपको पकड़ के रखेगा तब ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगा। इसीलिए वो जो संगीन अपराध है वो नॉन बेलेबल है। क्लियर? एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस मीन्स एनी अदर ऑफेंस। जो ऑफेंस बेलेबल है वो तो बोल दिया, जो ऑफेंस फर्स्ट शेड्यूल में बोला गया है कि बेलेबल है वो तो बोल दिया, और जो नहीं बोला गया है उसे नॉन बेलेबल माना जाएगा। जैसे 302, 376, 354B, ये सब जो भी अपराध हैं, 307, ये जो भी अपराध हैं, ये सब नॉन बेलेबल है। अब आता है चार्ज, सेक्शन बी,
सब सेक्शन 2B चार्ज, एनी हेड ऑफ चार्ज व्हेन द चार्ज कंटेन्स मोर हेड्स देन वन। एनी हेड ऑफ चार्ज, जैसे अगर एक इंसान ने किसी का मर्डर किया है, सबूत मिटाया है, और कुछ लोगों ने मिलके इंटेंशनली मर्डर किया है, मतलब उसमें कई लोग शामिल हैं, तो आखिर ये जो अपराध है, जैसे मर्डर का 302, सबूत मिटाने का 201, है ना, सबने मिलके किया इसलिए 120B, ठीक। लेकिन इसका बड़ा चार्ज क्या है? 302। क्लियर है? तो चार्ज, जैसे चार्जशीट जब पुलिस फाइल करता है तो जो बड़ा सेक्शन होता है उसके तहत ही चार्जशीट फाइल होता है, उसी के ऊपर केस चला जाता है, वो ब्रॉड हेड होता है। अब आते हैं, बात करते हैं कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल ऑफेंस, दो तरह के ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल। कॉग्निजिबल क्या होता है? जिसमें संगीन अपराध हो, मर्डर, रेप, संगीन, ठीक है। जैसे मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया, ये संगीन है? संगीन। किसी को थप्पड़ मार दिया, ये संगीन है? या माथा फोड़ दिया, ये संगीन है? कौन सा संगीन है? जो माथा फोड़े, जो माथा फोड़ा वो संगीन है, तो वो कॉग्निजिबल ऑफेंस। और जो थप्पड़ मारा वो नॉन कॉग्निजिबल, मतलब इतना भी संगीन नहीं है कि मतलब आपको बिल, है ना, जेल में डाल दिया जाए, जेल में डाल दिया जाए, वो कम संगीन है। तो मतलब संगीन के आधार पे, सीरियसनेस के आधार पे ऑफेंस को दो पार्ट में बांटा जाता है, कॉग्निजिबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस। क्लियर है? Cognizable offense means offense for which cognizable case means a case in which police officer may, देखो उस केस में पुलिस ऑफिसर in accordance with the first schedule or under any other law for the time being in force arrest without warrant, ठीक, जिस केस में आपको बिना वारंट के अरेस्ट किया जा सकता है, कॉन्जुगल ऑफेंस में, कॉग्निजिबल ऑफेंस। कॉग्निजिबल, क्लियर है? जैसे 302, 376, 363, है ना, विदाउट वारंट, विदाउट वारंट, इसमें ना पूछेगा ना कुछ, आपको अरेस्ट कर सकता है। जैसे मैंने बोला कि थप्पड़ मारना कॉग्निजिबल है या माथा फोड़ देना? माथा फोड़ देना। माथा फोड़ देना, तो माथा फोड़ देना में ब्लड निकला, संगीन है, इसलिए हमको पुलिस बिना वारंट के भी अरेस्ट कर सकता है, कॉग्निजिबल। नॉन कॉग्निजिबल, थप्पड़ मारना, मैंने आपको थप्पड़ मारा, नॉर्मल सा फाइट, नॉर्मल सा फाइट, जो थप्पड़ मारा इस बात की कोई सबूत भी नहीं है। अब आपको आप जाके कोर्ट में बोलेंगे कि हमको उन्होंने मोलेस्ट किया या थप्पड़ मारा, तब मजिस्ट्रेट कंप्लेन लेगा, तब मजिस्ट्रेट थाना को बोलेगा कि अरेस्ट करके लाओ, तो ऐसा। तो यहाँ पे कॉग्निजिबल और नॉन कॉग्निजिबल दो तरीके से बांटा गया है। क्लियर है? थप्पड़ मारा पहले कहाँ जाएगा भैया? अब जैसे थप्पड़ मारा, जैसे नॉर्मल से फाइट, जैसे नॉर्मल फाइट अलग बात है, हाथापाई हो गया समझ लीजिए, फाइट अलग बात है, अगर खून निकला तब अलग बात है, खून हल्का से भी निकल जाएगा तो अलग बात। कॉन्जुगल। हाँ, अरे बाप रे, नहीं, मारना पीटना भी कॉग्निजिबल, सर तोड़ दिए, मतलब उसका हाथ तोड़ दिया, ऐसा नहीं, ये नहीं चलेगा, ये सब कॉग्निजिबल। अच्छा, छोटा छोटा, आप जैसे बोले कि ब्लड बहुत जरूरी है, निकला तो कॉन्जुगल है। जैसे किसी बच्चे ने रोटी चुरा के भागा, ये इज नॉट कॉन्जुगल, कॉग्निजिबल। तो अब इसको क्या तुम संगीन अपराध मानोगे? वो अपराध है, चोरी करना अपराध है, लेकिन कॉग्निजिबल अपराध नहीं है, नॉन कॉग्निजिबल अपराध। मतलब ऐसा नहीं कि उसके लिए उसको जेल में पकड़ के डाल दिया जाए। क्लियर है? मतलब संगीन के आधार पे अपराध को दो भाग में बांटा जाता है। क्लियर है? क्लियर है। आगे, कंप्लेंट। कंप्लेंट मीन्स एनी एलिगेशन मेड ओरली और इन राइटिंग टू अ मैजिस्ट्रेट। ठीक है, जो भी कंप्लेंट किसको माना जाएगा? जो भी आप लिखित में या वर्बल में किसके सामने रेफर करेंगे? मैजिस्ट्रेट के सामने। मतलब मैजिस्ट्रेट के सामने कही गई बात को कंप्लेंट माना जाएगा। पुलिस के सामने जो बोला जाता है उसे फॉर्मल एफआईआर कहते हैं। फॉर्मल एफआईआर, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। क्लियर है? दोनों में अंतर है। मैजिस्ट्रेट के सामने जो कंप्लेंट कर रहे हैं वो कंप्लेंट है, और जो पुलिस स्टेशन में दे रहे हैं वो एफआईआर है या जनरल डायरी है। ये हो सकता है। मतलब कंप्लेंट जो होगा सीआरपीसी के तहत वो मैजिस्ट्रेट के सामने कही गई बातों को माना जाएगा। मतलब जो कंप्लेन आप कर रहे हैं।
आगे, with a view to his taking action under this code that some person whether known or unknown has committed an offense but does not include a police report. अच्छा, मतलब आप जाके क्या बोलेंगे मजिस्ट्रेट को कि उस इंसान ने मेरे साथ कुछ गलत किया है, ठीक, तो मजिस्ट्रेट जो कंप्लेंट लेगा वो पुलिस ऑफिसर मालूम करेगा। नहीं, बट with a view to his taking action under this code, मजिस्ट्रेट वो सारी बातों को सुनेगा और एक्शन लेगा। दैट सम पर्सन वेदर नोन और अननोन, कुछ लोगों ने जाने पहचाने या अनजाने, हैज कमिटेड एन ऑफेंस, जिन्होंने कुछ ऑफेंस कमिट किया है, बट डज नॉट इंक्लूड एनी पुलिस रिपोर्ट, लेकिन पुलिस रिपोर्ट को कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। पुलिस रिपोर्ट मतलब चार्जशीट को कभी कंप्लेंट नहीं माना जाएगा। जो मजिस्ट्रेट के सामने कहा जाएगा वो कंप्लेंट लिखित में वही कंप्लेंट कहा जाएगा। आगे सब क्लॉज ई, हाई कोर्ट मीन्स, हाई कोर्ट किसे कहेंगे? जो हर राज्य में एक हाई कोर्ट होता है उसे ही हाई कोर्ट समझेंगे। इन रिलेशन टू एनी स्टेट, किसी भी राज्य में हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट। जैसे हम पश्चिम बंगाल में रहते हैं और इस पश्चिम बंगाल का हाई कोर्ट कलकत्ता हाई कोर्ट है। In relation to a union territory to which jurisdiction of the High Court for the state has been extended by a law, that High Court, या फिर किसी यूनियन टेरिटरी के लिए भी वही हाई कोर्ट माना जाएगा। जैसे अंडमान निकोबार के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट को ही माना जाता है, वहां पे कोई सेपरेट हाई कोर्ट नहीं है। आगे, इन रिलेशन टू एनी अदर टेरिटरी द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील फॉर दैट टेरिटरी अदर देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, और किसी और यूनियन टेरिटरी में वहां जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ क्रिमिनल अपील होगा, क्रिमिनल अपील का जो हाईएस्ट कोर्ट होगा उसे ही हाई कोर्ट वहां के लिए माना जाएगा यूनियन टेरिटरी में। इंडिया क्या है? इंडिया मींस द टेरिटरी टू विच दिस कोर्ट एक्सटेंड्स, जहां तक इस कानून के नियम लागू होते हैं उसे इंडिया माना जाएगा। इंक्वायरी, इंक्वायरी क्या होता है? मींस एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल। ट्रायल क्या होता है? ट्रायल होता है जब पुलिस अपना चार्जशीट फाइल करता है। पुलिस को क्या फाइल करना होता है? चार्जशीट। मतलब मान लो एक 302 का केस है, केस कंप्लीट हुआ, अरेस्ट हुआ, मान लो 2 लोगों ने मर्डर किया था, उसको अरेस्ट किया, सारे सबूत जुटाए, सारे सबूत को फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेजा। फॉरेंसिक टेस्ट? हाँ, फॉरेंसिक टेस्ट की, फिंगरप्रिंट, बाल, नाखून, ये सब तो टेस्ट होगा, उसके लिए भेजा, सबकी गवाही ली। तो ये जो जितना डॉक्यूमेंट कलेक्ट किया पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान, एफआईआर लेने के बाद, उसको तो एक कंबाइंड करेगा, जो अभी दिखाएं, उसको तो कंबाइंड करेगा, जिसे कहते हैं चार्जशीट। चार्जशीट, ये चार्जशीट मजिस्ट्रेट के यहाँ फाइल होता है। उसके बाद मजिस्ट्रेट चार्ज पढ़ेगा। क्या करेगा? चार्ज पढ़ेगा। चार्ज मतलब कौन कौन सा धारा लगा है। आरोपी वहां खड़े रहेंगे, आरोपियों के सामने क्या पढ़ा जाएगा? सेक्शन, उसका चार्ज कि देखो ये धाराएं तुम्हारे ऊपर लगी हैं, तुम दोषी हो या निर्दोष, पूछा जाएगा आरोपियों से। तो आरोपी ज्यादातर क्या कहेगा? मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तो जब वो कहेगा कि मैं निर्दोष हूँ, तो तब ट्रायल शुरू होता है, तब न तय होगा कि तुम सही हो कि गलत हो, तुम सच जो बोल रहे हो वो। अच्छा, मतलब निर्दोषी बोलेगा कि मैं निर्दोष हूँ, तब ट्रायल होगा। अगर वो कमेंट कर लेता कि मैं जो किया हूँ सच में किया हूँ, मैं दोषी हूँ, तो खत्म, ट्रायल की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो मान रहा है। अच्छा, जब मानेगा तब ट्रायल होगा, जब नहीं मानेगा तब ट्रायल होगा। सॉरी, जब नहीं मानेगा तब ट्रायल होगा, है ना? तब वहां से शुरू होगा। तब गवाह नंबर 1, गवाह नंबर 2, गवाह नंबर 3 बुलाया जाएगा, और ये जो प्रक्रिया होती है इसे ट्रायल कहते हैं। क्लियर है? इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन ट्रायल, मतलब ट्रायल को इंक्वायरी नहीं माना जाएगा, इंक्वायरी कुछ और होगा ट्रायल को छोड़ के। कंडक्टेड अंडर दिस कोड बाय मैजिस्ट्रेट और कोर्ट, मतलब मैजिस्ट्रेट या कोर्ट करेगा जो चीजें, उसे इंक्वायरी कहेंगे, लेकिन ट्रायल को इंक्वायरी नहीं कहा जाएगा। सब क्लॉज एच देखो, इन्वेस्टिगेशन कहा, तो इन्वेस्टिगेशन कौन करता है? पुलिस करता है। हम आगे, इंक्लूड्स ऑल द प्रोसीडिंग अंडर दिस कोड फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्यों किया जाएगा? इन एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए, कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और बाय एनी पर्सन अदर देन मजिस्ट्रेट, या कोई और हु इज ऑथराइज्ड बाय मजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ। या तो पुलिस वाला इन्वेस्टिगेशन करेगा, या कोई और इंसान जो कि मजिस्ट्रेट ना हो,
लेकिन मैजिस्ट्रेट ने उसे अपॉइंट किया हो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। हम्म, जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, जुडिशियल मतलब न्यायिक, न्याय, प्रोसीडिंग मतलब जो डेट टू डेट जो मामले होते हैं, जो हर डेट पड़ता है और हर डेट पे कुछ ना कुछ होता है कोर्ट में, उसे प्रोसीडिंग्स कहते हैं। अच्छा, Includes any proceeding in the course of which evidence is may or legally taken on oath, जहाँ पे एविडेंस गवाही लिया जाए या हर डेट पड़े, है ना, हर डेट पे गवाही हो, क्रॉस हो, ये जो चल रहा है इसे कहते हैं जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। ओथ मतलब क्या होता है? शपथ लेके ही कहना होता है, ओथ, मैं जो कह रहा हूँ सच कह रहा हूँ, सच उसे कह रहा हूँ। ओथ कहते हैं। अच्छा, लोग अब बात करते हैं सेक्शन जे, लोकल जुरिस्डिक्शन। हर एक कोर्ट का अपना एक लोकल जुरिस्डिक्शन होता है, हर कोर्ट का अपना एक लोकल जुरिस्डिक्शन होता है। क्लियर है? जैसे हर एक थाने का अपना एक जुरिस्डिक्शन होता है। पता नहीं। जैसे अगर एक मर्डर दक्षिणेश्वर की तरफ हो तो क्या बरतल्ला पुलिस स्टेशन उसका एफआईआर लेगा? अगर मर्डर दक्षिणेश्वर में हुआ है तो क्या बरतल्ला थाना का एफआईआर लेगा? बरतल्ला थाना एफआईआर लेगा? नहीं, अपेरेंटली नहीं लेगा, क्योंकि उसके जुरिस्डिक्शन में नहीं आ रहा है, क्योंकि वो इलाका बरानगर पुलिस स्टेशन के अंदर आता है। किसके अंदर? बरानगर पुलिस स्टेशन। तो एफआईआर कौन लेगा? बरानगर। अगर इस इलाके में हुआ हाथीवान तो कौन लेगा? बरतल्ला पुलिस स्टेशन। मानिकतल्ला इलाके में होगा तो कौन लेगा? मानिकतल्ला पुलिस स्टेशन। मतलब हर एक थाने का जुरिस्डिक्शन होता है, क्षेत्र होता है कि वो थाना कितना दूर का कंप्लेन लेगा। अगर तुम्हारा आई कार्ड आते वक्त रास्ते में हाथीवान के इलाके में खोया है तब बरतल्ला लेगा, डल्लभ में खोया है तब बरतल्ला नहीं लेगा, तो वहां का पुलिस स्टेशन लेगा। तो हर थाने का एक जुरिस्डिक्शन है। क्लियर? वैसे ही हर मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन होता है। मतलब हर थाना जो भी इंसान को पकड़ेगा वो क्या अब बरतल्ला वाला पकड़ेगा तो बैरकपुर लेके जाएगा? नहीं, बैंशल लेके जाएगा, बैंशल जहाँ क्राइम किया है इस एरिया में। हर एक, जैसे हर थाना के अंदर इलाका जुरिस्डिक्शन है, वैसे हर कोर्ट के अंदर कुछ थाने हैं। मतलब ये कोर्ट है, इसके अंदर में तुम क्राइम किया तो इसी के अंदर में तुम पेशी होगी, मामला वहीं चलेगा। तो हर कोर्ट का अपना एक लोकल जुरिस्डिक्शन होता है। लोकल मतलब आम और जुरिस्डिक्शन मतलब क्षेत्र। ओके, ठीक है। In relation to court or magistrate means local area within which the court or magistrate may exercise. लोकल एरिया मतलब वो एरिया जहां पे मैजिस्ट्रेट अपना पावर एंजॉय कर सके अंडर दिस कोड, एंड सच लोकल एरिया मे comprise the whole of the state or any part of the state as the state government may by notification specify. मतलब ये एरिया को अगर स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बढ़ा भी सकता है और छोटा भी कर सकता है। क्लॉज के, मेट्रोपॉलिटन एरिया। Area means area declared or deemed to be declared under the section 8 to be metropolitan area. अगर सेक्शन 8 में कहा गया है किसी इलाके को कि ये मेट्रोपॉलिटन कहा जाएगा तो वो मेट्रोपॉलिटन। नॉर्मल सा बात है, जिस इलाके की पॉपुलेशन लगभग 10 लाख होती है उसे मेट्रोपॉलिटन कहते हैं। जैसे कलकत्ता, मुंबई, दिल्ली, अहमदाबाद, ये यहाँ की पॉपुलेशन 10 लाख पार है, इसलिए सरकार उसे मेट्रोपॉलिटन एरिया कह चुका है। अब बात करते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब बात करते हैं सब क्लॉज एल, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। जो ऑफेंस कम सीरियस है, मीन्स एन ऑफेंस फॉर विच नॉन कॉग्निजेबल केस मीन्स अ केस इन विच पुलिस ऑफिसर हैज नो अथॉरिटी टू अरेस्ट विदाउट वारंट। अब वो कम संगीन है ना। मान लो हम लोगों ने पैसे आपने मुझे पैसा दिया था 50,000, मैंने ले लिया, कंप्लेन तो बनता है। लेकिन अब यहाँ पे ये कोई संगीन अपराध तो बड़ा अमाउंट भी तो है, वो भी तो देखिए। अच्छा, मान लो 50 करोड़ रुपए था, जब बिग अमाउंट, ठीक, आपने दिया, हमने लिया, आपने दिया, मैंने लिया, हमने लिया, बिजनेस के लिए लिया था, हाँ ठीक। अब वो बिजनेस फेल हो गया, पैसा हम दे नहीं पा रहे, तो ये 50 करोड़ ही था, बिजनेस फेल हो गया, हम पैसा दे नहीं पा रहे। अब आप कहेंगे कि ये चीटिंग है, आप कहेंगे कि ये चीटिंग है, लेकिन इतना भी कॉग्निजेबल नहीं है। दोनों का इक्वली ये था इसमें। अगर प्रॉफिट अगर तुम लेता तो आप मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेन करेंगे कि पैसा लिया था और पैसा दिया नहीं 420 में, तो ये उतना ज्यादा कॉग्निजेबल नहीं बन रहा है। लेकिन जो लोगों को फोन पे स्कैम कर रहे हैं, ये कॉग्निजेबल है।
है ना, उससे नंबर लिया और उसके अकाउंट से पैसा गायब, तो ये क्या संगीन नहीं है? ये संगीन है। लेकिन देखो आपके और मेरे बीच पैसा, हम तो यही है, मेरा इंटेंशन पैसा लेके भागना था क्या? नहीं, बिजनेस करना था, एग्रीमेंट अभी किया था। ठीक, तो ये दोनों में अंतर है, तो वो कॉग्निजेबल हो गया, वो चोरी है, ये भी चोरी है, लेकिन ये थोड़ा इतना संगीन नहीं है, ये उतना संगीन नहीं हो रहा है। नॉन कंज्यूमेबल, नॉन कॉग्निजेबल। क्लॉज एम, नोटिफिकेशन मींस नोटिफिकेशन पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गैजेट। नोटिफिकेशन क्या होता है? जैसे हमारे फोन में नोटिफिकेशन आता है, वैसे ही सरकार भी अपनी नोटिफिकेशन जारी कर सकती है किसी भी कानून में। किसी भी कानून में अगर कुछ भी बढ़ा रहा है या घटा रहा है, कुछ करना है, तो सरकार का एक न्यूज़पेपर छपता है जिसे ऑफिशियल गैजेट कहते हैं, उसमें छाप सकता है। सब क्लॉज एन जो बात करता है ऑफेंस के बारे में। आखिर ऑफेंस क्या है, अपराध क्या है? मीन्स एनी एक्ट और ओमिशन मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ। अगर किसी कानून में कोई भी काम, कोई एक्शन को पनिशेबल कहा गया है, ऐसा आप करेंगे तो आपको दंड दिया जाएगा। जैसे 2 शादी करना, ये हिंदू धर्म में पनिशेबल है 494 में। तो अगर आप कोई भी ऐसा काम कर रहे हैं जो कि पनिशेबल है, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स इंक्लूड्स एनी एक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ विच कंप्लेंट में बी मेड अंडर सेक्शन 20 कैटल ट्रेसपास एक्ट 1871। अगर किसी भी कानून में किसी भी काम को दंडनीय बताया गया है तो उसे अपराध माना जाएगा। सब क्लॉज ओ, ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर इंचार्ज किसे कहा जाएगा? व्हेन द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन इज एब्सेंट, अगर जो ओसी है किसी थाने का वो एब्सेंट है, फ्रॉम द स्टेशन हाउस और अनेबल फ्रॉम इलनेस और अदर कॉज टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, या कोई बीमारी है जिसके कारण वो नहीं आ रहा है, द पुलिस ऑफिसर प्रेजेंट एट द स्टेशन हाउस हु इज नेक्स्ट इन द रैंक टू सच ऑफिसर एंड इज अबव द रैंक कांस्टेबल। ऑफिसर इंचार्ज नहीं है, बीमार है, और उसके नीचे अगर कोई सब इंस्पेक्टर है या इंस्पेक्टर है, तो उस दौरान ऑफिसर इंचार्ज के एब्सेंस में उसे ही उस थाने का ऑफिसर इंचार्ज समझा जाएगा। बहुत अच्छा। सब क्लॉज पी, प्लेस इंक्लूड्स अ हाउस, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल एंड वेहिकल्स। जहां जहां प्लेस शब्द का यूज किया जाएगा वहां वहां इन शब्दों को माना जाएगा। मतलब अगर कहीं भी प्लेस का शब्द आए, मतलब पूरे एक्ट में यहाँ जितने भी सेक्शंस हैं वहां अगर कोई प्लेस का वर्ड आए तो उसे इन वर्ड से संबोधित किया जा सकता है। इनसे समझना होगा। सब क्लॉज क्यू, प्लीडर। प्लीडर मीन्स जो प्लीड करता है, मतलब जो दलीलें देता है। तो दलील कौन देता है? वकील। वकील दलील देता है, ठीक, उसे प्लीडर कहते हैं, प्लीड करता है वो। When used with reference to any proceeding in any court means a person authorized by or under any law for the time being in force to practice in such court, जिसे परमिशन दिया गया है, ऑथराइज किया गया है कि वो उस कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। एंड इंक्लूड्स एनी अदर पर्सन अपॉइंटेड विद द परमिशन ऑफ द कोर्ट टू एक्ट इन सच प्रोसीडिंग, या फिर किसी और इंसान को भी परमिशन कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है कि वो किसी और के बिहाफ में दलीलें दे सके, उसे प्लीडर माना जाएगा। पुलिस रिपोर्ट क्या है? जिसे चार्जशीट कहा जाता है। पुलिस रिपोर्ट मीन्स अ रिपोर्ट फॉरवर्डेड बाय अ पुलिस ऑफिसर टू अ मजिस्ट्रेट अंडर सबसेक्शन 2 ऑफ सबसेक्शन 173। सेक्शन 173 के सब क्लॉज 2 में कहा गया है कि हर पुलिस ऑफिसर को जो भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है उसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद चार्जशीट जमा करना होगा, जिसे पुलिस रिपोर्ट कहा जाता है। सब क्लॉज एस, पुलिस स्टेशन मीन्स एनी पोस्ट और प्लेस डिक्लेयर्ड जनरली और स्पेशली बाय द स्टेट गवर्नमेंट टू बी अ पुलिस स्टेशन। स्टेट गवर्नमेंट तय करेगा कि किस किस जगह को पुलिस स्टेशन डिक्लेयर करेगा। सब क्लॉज एफ, प्रिस्क्राइब्ड मीन्स प्रिस्क्राइब्ड बाय रूल्स अंडर दिस कोड। इस कोड के तहत जो रूल्स दिए गए हैं उन्हें प्रिस्क्राइब्ड कहा जाएगा, मतलब प्रिस्क्राइब्ड वर्ड उसके लिए यूज किया जाएगा। सब क्लॉज यू, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसके बारे में हमने पढ़ा पिछले वीडियो में। सब क्लॉज वी, सब डिवीजन मीन्स अ सब डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। अगर कोई एक जिला बहुत बड़ा है तो उसके सब डिवीजन बनते हैं।
जैसे यूटी। साउथ 24 परगना जिसमें सियालदा आता है, तो सियालदा जो कोर्ट है वो एक सब डिविजनल कोर्ट है। जैसे बारासात नॉर्थ 24 परगना में आता है और बैरकपुर भी नॉर्थ 24 परगना में आता है, तो बैरकपुर एक सब डिविजनल कोर्ट है, क्योंकि नॉर्थ 24 परगना एक बहुत बड़ा जिला है, तो उसे सब डिवीजन कहेंगे, एक डिस्ट्रिक्ट के भाग को। समन्स केस, समन्स। जैसे हमने पढ़ा कंप्लेंट। सबसे पहली बात बताऊं कि मैजिस्ट्रेट सेक्शन 200 ऑफ सीआरपीसी, जैसे पुलिस थाना सेक्शन 154 में एफआईआर लेता है, वैसे ही मैजिस्ट्रेट सेक्शन 200 में कंप्लेन ले सकता है। ठीक है, तो जब मैजिस्ट्रेट कंप्लेंट लेगा, जैसे पुलिस वाले वारंट का वेट नहीं कर सकते, अरेस्ट कर सकते हैं, लेकिन मैजिस्ट्रेट को जब काम करना होगा, मैजिस्ट्रेट जब कंप्लेंट लेगा तो समन इशू करेगा एक्यूज्ड पे, उसे समन्स केस कहते हैं। मीन्स अ केस रिलेटिंग टू एन ऑफेंस नॉट बीइंग अ वारंट केस, जहां पे वारंट की जरूरत नहीं है, जो मैजिस्ट्रेट के पास केस किया गया है कंप्लेंट केस, तो ज्यादातर कंप्लेंट केस समन्स केस होते हैं, क्योंकि वो उतने संगीन अपराध नहीं होते हैं। WA विक्टिम मींस सब क्लॉज WA विक्टिम। विक्टिम मीन्स अब जिसका मर्डर हुआ वो कहलाएगा विक्टिम, जो किडनैप्ड हुआ वो कहलाएगा विक्टिम। तो मतलब जो प्रताड़ित होता है उसे विक्टिम कहते हैं। विक्टिम मीन्स अ पर्सन हु हैज सफर्ड एनी लॉस, जिसका लॉस हुआ है, इंजरी हुई है, कॉज्ड बाय रीजन ऑफ द एक्ट और ओमिशन फॉर विच द अक्यूज्ड पर्सन हैज बीन चार्ज्ड, एंड एक्सप्रेशन विक्टिम इंक्लूड्स हिज और हर गार्जियन और लीगल एयर। या फिर विक्टिम के अगर लीगल एयर भी प्रताड़ित हुए हैं, विक्टिमाइज्ड हुए हैं, उनका लॉस हुआ है, तो उन्हें भी विक्टिम माना जाएगा। वारंट केस क्या है? मीन्स अ केस रिलेटिंग टू ऑफेंस विथ डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 2 years। अगर 2 साल से ऊपर की सजा है और डेथ है, तो वो सारे केसेस वारंट केस माने जाएंगे। उम्मीद है आपको सेक्शन 2 समझ आया हो।